आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं जो अभी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको मक्का समझौता कहा जा रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट है और इससे मध्य पूर्व में एक नया क्षेत्रीय समीकरण दिखाई दे रहा है। तो ये एग्रीमेंट क्या क्या कहता है, कौन कौन से विषयों पर चर्चा करता है, आइए हम सब उस पर चर्चा आज करते हैं थोड़ा। इस समझौते में जो प्रोविज़न किए गए हैं उसमें कुछ मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात थी कि मक्का समझौते में क्या क्या तय किया गया है ये देखा जाएगा। इससे तीनों देशों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि क्या ये समझौता ईरान के खिलाफ एक गठबंधन है या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें देखा जाएगा कि मिडिल ईस्ट पर क्या क्या असर पड़ेगा इस समझौते के तहत, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे भारत के संबंध में कि इस समझौते से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है या फिर क्या भारत को इस समझौते से कोई फ़ायदे भी हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए इस समझौते के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि मक्का समझौता, जिसको मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, ये 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है। इस समझौते का खास बात यह है कि ये केवल एक सामान्य सैन्य सहयोग नहीं है, बल्कि इसमें कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान भी किया गया है। अगर किसी एक सदस्य पर हमला है तो इसको तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, जैसा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट होता है कि एक पर किया गया हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई लोग इसको नाटो से भी कंपेयर कर रहे हैं और खुद तुर्की के विदेश मंत्री ने तो इसे तकनीकी रूप से नाटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया है। तो इस कारण से ये चर्चा में काफ़ी बना हुआ है। सबसे पहली बात आती है कि मक्का समझौते में आखिर क्या क्या तय हुआ है, इस एग्रीमेंट में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है कि मक्का समझौता एक कलेक्टिव सिक्योरिटी या रीजनल सिक्योरिटी है, जिसमें कहा गया है कि एक सदस्य पर किया गया हमला तीनों के विरुद्ध हमला माना जाएगा। तो ये एक खास बात है। दूसरी बात है कि इसमें सैन्य सहयोग और डेटरेंस पर भी चर्चा है। तीनों अपनी रक्षा क्षमताओं और सैन्य समन्वय को मजबूत करेंगे, ऐसा सहमति बनाई गई है। खुफिया और सुरक्षा के क्षेत्र में भी समझौता है। सुरक्षा सूचनाओं और संभावित खतरों पर समन्वय स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही नियमित तरीके से रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय बैठकों के आयोजन के लिए एक संस्थागत तंत्र भी बनाने का प्रावधान यहाँ पर है। जो संस्था सऊदी अरब में स्थायी सचिवालय के तौर पर बनाई जाएगी, मतलब एक परमानेंट सेक्रेटरीट स्थापित करने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। इस समझौते में भविष्य के बारे में भी कहा गया है कि भविष्य में कुछ अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा मिस्र की दिखाई दे रही है कि इजिप्ट इसमें शामिल हो सकता है। तुर्की ने विशेष रूप से मिस्र का संभावित जुड़ाव देखा भी था। अब ये सारी बातों पर अगर हम चर्चा देखें तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये एक इस्लामिक नाटो है। हालांकि ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि नाटो जैसा पूर्ण विकसित सैन्य गठबंधन बनना फिलहाल अभी इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसकी वास्तविक स्थिति को देखें तो जो वास्तविक सैन्य प्रतिक्रिया है वो भी बहुत अच्छी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। कमांड स्ट्रक्चर पर भी बहुत कुछ काम नहीं किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के बारे में भी अभी तक ये बहुत स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो ये समझौता हुआ तो है और इनिशियल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये हाँ कलेक्टिव सिक्योरिटी के तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नाटो से तुलना करना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी। दूसरी बात है कि अगर समझौता हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ देशों को इसमें फ़ायदे भी
हुए हैं, तो जिसमें आपने ये तो देख लिया कि तीनों देशों को इससे क्या क्या मिलेगा, तीनों देशों को क्या क्या स्थिति है। अब हम देखते हैं कि तीनों देशों को इसमें अलग अलग तरीके से कौन कौन सी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 देश आप देख रहे हैं, एक सऊदी अरब जो कि इसके केंद्र में देखा जा रहा है, दूसरा आप तुर्की है, और तीसरे आपके पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में चर्चा की जाए तो तीनों ने अपने अपने इंटरेस्ट को देखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें सऊदी अरब को, कि सऊदी अरब को इस समझौते से क्या मिल रहा है, तो आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब एक धनी देश है, एक अमीर देश है, और सऊदी अरब की रणनीतिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, मजबूत भी है। सऊदी अरब के पास आर्थिक शक्ति और अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये कमजोर पड़ जाता है। जैसे इसके पास क्षेत्रीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है बहुत मजबूत, ड्रोन इसके पास बहुत अच्छे नहीं हैं, या ड्रोन प्रणाली ये विकसित नहीं कर पाया है। दूसरा, समुद्री हमलों के खतरे से बचने के लिए भी इसके पास बहुत अच्छे उपाय नहीं हैं। तो इसकी खास ज़रूरत है कि इसको अगर रीजनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कुछ खास मिल जाए, या ड्रोन्स में कुछ मिल जाए, समुद्री हमलों से बचने के लिए खासकर हॉर्मुज की तरफ या यहाँ पर इसको सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। इस काम को करने के लिए सऊदी अरब आतुर था बड़े लंबे समय से। अब इस आतुरता को पूरा करने के लिए उसे 2 देश दिखाई दिए, एक तो तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। बात करते हैं कि तुर्की से इसको क्या क्या मिल सकता है। तो आप देखिए कि तुर्की ड्रोन सिस्टम में मजबूत है, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी उसकी स्ट्रांग है, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी तुर्की के पास है। इसका मतलब है कि रियाद को तुर्की से डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी प्राप्त हो सकती है इस एग्रीमेंट के द्वारा। पाकिस्तान से अगर देखें कि सऊदी अरब को क्या मिल पाएगा, तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री मैन पावर है, प्लस ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी है। भारत के साथ वो कई ऑपरेशंस करता रहता है, भले ही हारता हो, पराजित होता हो, परास्त होता हो, लेकिन ऑपरेशन तो करता ही है। एक अनुभव तो है ही उसको। इनके पास तो ऐसा कोई अनुभव लंबे समय से नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी है, प्लस जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है न्यूक्लियर डेटरेंस पावर। तो न्यूक्लियर डेटरेंस पावर का अप्रत्यक्ष स्ट्रैटेजिक वेट पाकिस्तान को हमेशा मिलता है। एक इनडायरेक्टली स्ट्रैटेजिक वेट रहता है, जिस कारण से वो अपना धमस मध्य पूर्व में बनाए रखता है। मध्य पूर्व में एक तरीके से वो सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत है। केवल इसलिए सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत वो बन जाता है क्योंकि उसके पास डेटरेंस पावर है, अर्थात परमाणु शक्ति है। तो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान से सऊदी अरब को मिलिट्री मैन पावर, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, प्लस न्यूक्लियर डेटरेंस का एक स्ट्रेटजिक वेट मिल जाता है। उम्मीद रखता है कि हो सकता है पाकिस्तान हमको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये पावर दे दे, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। क्यों नहीं है बड़ी बात? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे नेतृत्वकर्ता समय समय पर ऐसा कहते रहते हैं कि पाकिस्तान को अगर अपनी गरीबी दूर करना है तो सबसे अनमोल संपदा उसके पास एक परमाणु तकनीकी है, जिसका मध्य पूर्व में व्यापार करे और अर्थ लाभ प्राप्त करे। तो वहां के लीडरशिप ऐसा कहते रहते हैं, और उसी कहने का अंदाजा सऊदी अरब लगा सकता है। तो दोनों देशों से सऊदी अरब को यह फायदे हैं। अब बात आती है कि तुर्की को इस एग्रीमेंट से क्या मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि तुर्की पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका को बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। तुर्की आज भी ये चाहता है कि इस्लामिक विश्व में तुर्की की धमस हो, तुर्की का प्रभाव हो, और इस कारण से इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता वो अपने आप को बनाने का प्रयास करता रहा है। अब इन प्रयासों में तुर्की को फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि तुर्कियों को इस एग्रीमेंट के माध्यम से अरब गल्फ पर प्रवेश करने का मौका मिलेगा। साथ में तुर्की को साउथ एशियन मिलिट्री पावर के साथ भी कोऑपरेशन बनाने का अवसर मिला है। मतलब तुर्की अब अरब गल्फ इकोनॉमिक पावर प्लस
साउथ एशियन मिलिट्री पावर, इन दोनों को जोड़ने का अवसर तुर्की को प्राप्त हो रहा है। इससे तुर्की की इस्लामी दुनिया में स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस में वृद्धि होगी, ऐसा यह मान करके चलता है। अब बात आती है कि पाकिस्तान साहब को इस एग्रीमेंट से क्या मिलने वाला है। पाकिस्तान के लिए तो यह एग्रीमेंट विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे सऊदी अरब का इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिलेगा और सबसे ज्यादा जरूरत उसकी यही है कि कोई तो हो जो मुझे कुछ दे सके। तो सऊदी अरब से उसको एक आर्थिक समर्थन प्राप्त होगा। तुर्की के साथ जाने से उसको एक डिफेंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा। प्लस अब दोनों चीजें मिलने से गल्फ में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस तो उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी और एक बड़े कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का अवसर भी पाकिस्तान को मिल रहा है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उत्सुक हैं इस एग्रीमेंट से, और उत्सुकता का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार उन्होंने किया कि ये जो मक्का एग्रीमेंट है वो आगे चलकर नाटो जैसे व्यापक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की संभावना पर आधारित है। मतलब भविष्य में हो सकता है कि ये एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बन जाए। ये वक्तव्य पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हैं। अब मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान क्या अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहता है या मिडिल ईस्ट की तरह वो एक इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा खुद को डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर बनाने की अपेक्षा एक इस्लामिक स्टेट पर बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है और उस दिशा में वो जा भी रहा है। तो उसकी ये मुराद पूरी हो सकती है अगर वो इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब तीनों के लिए आपने अलग अलग स्थितियां देख ली कि किसको क्या मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? मिलिट्री मैन पावर बाय पाकिस्तान, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बाय पाकिस्तान, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस बाय पाकिस्तान। इससे क्या मिलेगा? ड्रोन्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, इससे मिलेगा। इन तीनों को अलग अलग तरीके से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो समझौता किया गया है, एक डिफेंस कोऑपरेशन बनाया गया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये डिफेंस कोऑपरेशन ईरान के विरुद्ध है, तो क्या ये कहना सत्य है कि ये एग्रीमेंट ईरान के खिलाफ एक गठबंधन है? अब दोनों बातें हैं। पूरी तरीके से इसको नकारा भी नहीं जा सकता और पूरी तरीके से ऐसा कहा भी नहीं जा सकता कि हां ये है। तो थोड़ा चर्चा करते हैं। एक शब्द में अगर कहना हो तो आधिकारिक रूप से तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ईरान के विरुद्ध है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की के विदेश मंत्री ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह ईरान के विरुद्ध नहीं है, और अभी आज ही सुबह पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह ईरान के विरुद्ध नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकन फिदान, जिन्होंने 8 अगस्त को ही स्पष्ट कर दिया था कि यह समझौता ईरान या किसी अन्य देश के विरुद्ध है, डायरेक्टेड नहीं है। समझौते में किसी भी स्पेसिफिक एडवर्स का नाम भी नहीं है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कूटनीतियां किसी के कहने पर नहीं चलती। कूटनीतियों में सत्य कहा नहीं जाता, जो प्रदर्शन होता है वही सत्य होता है। तो ऐसी स्थिति में यह अंदाजा लगाना कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम चर्चा इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में देखें। तो आप देखो, आज मिडिल ईस्ट लंबे समय से क्राइसिस में चल रहा है। स्ट्रैटेजिक क्राइसिस है, डिफेंस क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है, तमाम तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। सऊदी अरेबिया ईरान से सिक्योरिटी कंपटीशन शुरू से ही कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान का सिक्योरिटी कंपटीशन है, ये सब जानते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये ईरान का पड़ोसी है, और आप देखिए कि बलूचिस्तान में अभी क्या चल रहा है। बलूचिस्तान में एक समस्याएं चल रही हैं, और ये बलूचिस्तान का एरिया ईरान का पड़ोसी है। तो पाकिस्तान का ये सोचना जायज था कि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो बलूचिस्तान में कोई
सपोर्ट ना करे या प्रेशर में आए। तीसरी बात अगर देखें तो तुर्की और ईरान, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कोऑपरेशन भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। कोऑपरेशन इकोनॉमी में है, कंपटीशन डिफेंस या सुरक्षा, या दोनों के दोनों इस्लामिक विश्व में अपने आप को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो कंपटीशन भी है। तो ऐसी स्थिति में भले ही ये कहा जाए कि ये एग्रीमेंट ईरान के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन का एनालिसिस करें तो इसे ईरान सेंट्रिक रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के संदर्भ में ना देखना एक चूक मानी जाएगी। मतलब हमें इसको देखना चाहिए, और यही इस समझौते का मुझे लगता है एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डायमेंशन भी है। तो ईरान के विरुद्ध यह समझौता नहीं है, ऐसा कहना कूटनीतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। हां, स्पष्ट वक्तव्य के दृष्टिकोण से उचित माना जा सकता है। अब बात आती है कि इस समझौते से मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट का समझौता है, स्वभावतः मिडिल ईस्ट तो प्रभावित होगा ही होगा। तो अगर हम इसे एक सिंपल इक्वेशन से समझें तो मिडिल ईस्ट के अधिकतर देश, विशेषकर सऊदी अरब, तो ये इनका जो सुरक्षा तंत्र रहा है वो यूएस सेंट्रिक सिक्योरिटी रही है। अब सऊदी अरब को ये वर्तमान में चल रहे कुछ समस्याओं से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि यूएस सेंट्रिक सिक्योरिटी रखना, महज यूएस सेंट्रिक सिक्योरिटी रखना ये उचित नहीं है। इसलिए अब सऊदी अरब मल्टीपोलर रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जा रहा है। मतलब जहां पहले गल्फ की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की हुआ करती थी, वहीं अब एक नया एक्सिस बन रहा है, और वो एक्सिस आपने देख लिया, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। और अगर भविष्य में इसमें इजिप्ट भी जुड़ता है, जैसा कि तुर्की उम्मीद कर रहा है और भी देश उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रैटेजिक वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस स्ट्रैटेजिक स्थिति को देखें अगर, तो मिडिल ईस्ट में इसका पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि इससे ईरान पर प्रेशर बढ़ेगा। ईरान को अपने आसपास एक अधिक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी नेटवर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान दिखेंगे। इनके बीच में एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन बदलेगा। इससे डेटरेंस भी बढ़ सकता है, दूसरी तरफ आर्म रेस और रीजनल पोलराइजेशन में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसका पहला तो ईरान के दृष्टिकोण से यह स्थिति देखने को मिल रही है। अगर इसका दूसरा प्रभाव देखें तो सऊदी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। मतलब जहां पहले रियाद वॉशिंगटन पर निर्भर रहा करता था, अब उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सुरक्षा केवल वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं है। मतलब अब एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सऊदी अरब जा रहा है। और सऊदी अरब अगर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है तो अन्य देश भी इस स्थिति को आगे लेकर के जाएंगे और अन्य देश भी इस डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तीसरी बात अगर हम देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड में पावर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा। मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इन देशों का, ये केवल एक मिलिट्री पैक्ट नहीं है। अगर इसमें इजिप्ट शामिल होता है तो एक संभावित कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में गल्फ का वेल्थ, तुर्की की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का एक मिलिट्री कैपेबिलिटी और इजिप्ट का एक स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिक सिचुएशन, ये पूरा का पूरा सिनेरियो बदलेगा। और ये सिनेरियो मिडिल ईस्ट में एक प्रभावशाली मुस्लिम मेजॉरिटी सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स बन सकता है। तो आपने देखा कि ईरान के दृष्टिकोण से भी क्या हो सकता है,
सऊदी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज आएगा, सऊदी स्ट्रैटेजी किस तरीके से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजी को एक दिशा प्रदान करेगा, प्लस इस्लामिक वर्ल्ड में पावर कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगा। तो ये एक मिडिल ईस्ट के चेंज को आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि हम इससे कैसे प्रभावित होंगे, मतलब भारत को क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा बात दूर की है, एक यहां पर न्यूएंस जरूरी है। मक्का समझौता को स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो यह भारत विरोधी समझौता नहीं है, लेकिन इसके कुछ इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजिक रिस्क भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह पहला रिस्क अगर हम देखें तो इससे पाकिस्तान की इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अब अगर पाकिस्तान की इस एरिया में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो आप देखिए कि भारत ने पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में अपना बहुत प्रभाव या निवेश किया है, एग्रीमेंट्स किए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, गल्फ के अन्य देश हो, ओमान, कतर, इन सब के साथ भारत ने अपने संबंधों को मजबूत किया है। अब अगर पाकिस्तान यहां पर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में प्रवेश करता है, पाकिस्तान की भूमिका अगर बढ़ती है, तो पाकिस्तान को गल्फ में एक नया स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिल सकता है। मतलब कि गल्फ में आप देखेंगे तो इंडिया गल्फ रिलेशन मजबूत होने के बावजूद पाकिस्तान गल्फ सिक्योरिटी रिलेशन को मजबूत कर सकता है, और यह भारत के लिए एक अनकंफर्टेबल बैलेंसिंग सिचुएशन पैदा करेगा। ठीक, तो एक तो रिस्क ये है यहां पर। अगर दूसरी बात करें तो मामला कश्मीर को लेकर के भी हम चर्चा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ता है इस्लामिक वर्ल्ड में, तो कश्मीर को इस्लामिक डिप्लोमेटिक मंचों पर पाकिस्तान अधिक एग्रेसिवली उठाने का प्रयास करेगा। और यदि पाकिस्तान को सऊदी टर्किश बैकिंग और तेजी से मिलती है तो पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अन्य जितने भी इस्लामिक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर कश्मीर मुद्दे को फिर से वो जोर शोर से उठाने का प्रयास करेगा। ठीक, तो कश्मीर के मुद्दे को, कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण और ज्यादा वो कर सकता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सऊदी अरबिया ऐसी स्थिति में भारत के बिल्कुल विरुद्ध चला जाएगा। सऊदी अरबिया के भारत के साथ बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए सऊदी अरब के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। और सऊदी अरब ऐसा कोई निर्णय कभी नहीं लेगा जो वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती में भारत को खोने की कोई जहमत भी उठाए। तो ऐसा तो अभी संभावनाएं नहीं दिखती हैं। अब बात आती है कि इससे फिर भारत के लिए खतरा क्या है। भारत के लिए खतरा है, खतरा यह है कि पाकिस्तान, इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है, पाकिस्तान जो एक मिडिल ईस्ट का ट्रायंगल में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो उसकी कूटनीति को बढ़ाने में मदद कर रहा है। और पाकिस्तान की कूटनीति बढ़ना यह हमारे लिए अभी वर्तमान में इंटरेस्टफुल नहीं होगा। दूसरी बात कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो पाकिस्तान को मजबूत करेगा जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन यहां पर एक सबसे खतरनाक स्थिति यह है, आप जानते हैं कि भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी कनेक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को बनाने के लिए एक ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में इनिशिएट लिया था। अगर मिडिल ईस्ट में कोई नया सिक्योरिटी ब्लॉक्स बनता है तो भारत को अपनी वेस्ट एशिया स्ट्रैटेजी को अधिक केयरफुली बैलेंस करना होगा। मतलब पाकिस्तान
सऊदी अरब और तुर्की के बीच में यह कॉपरेशन बनने से, चूंकि यह सऊदी अरब से होकर के जा रहा है, तो यहां पर भारत को केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सऊदी अरब भारत को छोड़कर के पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इस एग्रीमेंट से भारत के लिए एक बड़े अवसर भी मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सऊदी अरब भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सऊदी अरब के लिए भारत एक बड़ा एनर्जी मार्केट है। भारत के लिए या सऊदी अरब के लिए भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है, एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है सऊदी अरब और भारत, इंडो पैसिफिक पार्टनर भी हैं। भारत एक विशाल कंज्यूमर मार्केट है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान देख लो आप, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था की तो कोई तुलना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सऊदी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में यह मुद्दा कभी उठ ही नहीं सकता कि सऊदी अरब भारत को छोड़ करके पाकिस्तान की तरफ जाए। तो अब क्या करेगा? उसने तो एग्रीमेंट किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो एक सिक्योरिटी पार्टनर की स्थिति में रहेगा और इंडिया के साथ वो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक पार्टनर कोऑपरेशन बनाएगा। मतलब अब सऊदी अरब को दो अलग डायमेंशन पर काम करना होगा, मतलब दो अलग स्ट्रैटेजिक कंपार्टमेंट वो साउथ एशिया के बारे में बनाएगा। जिस एक कंपार्टमेंट में वो अलग पाकिस्तान है, उससे भारत के बारे में कोई बात नहीं करेगा। दूसरे कंपार्टमेंट में भारत है, जिससे वो पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की रणनीति को वो अपनाएगा। तो एक बात तो यहां पर यह ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारत के लिए थोड़ा एक और महत्वपूर्ण अवसर भी है। अवसर यह है कि मान लीजिए कि यह एग्रीमेंट हुआ और यह एग्रीमेंट अच्छा भी बना, आगे चल करके हो सकता है कि यह एक इस्लामिक नाटो बन जाए, हम एक दूर का सोच लें, तो फिर अगर ये कॉपरेशन बढ़ता है, मतलब सऊदी, टर्किश और पाकिस्तान सिक्योरिटी ग्रुपिंग मजबूत होती है और ये ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ाते हैं, तो भारत ईरान के साथ कनेक्टिविटी और चाबहार को और अधिक स्ट्रैटेजिक महत्व दे सकता है। भारत के लिए चाबहार, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया एक महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट है। इसलिए भारत को एक ही कैंप में जाने की बजाय सऊदी अरबिया, यूएई, इन सबके साथ गल्फ पार्टनरशिप, ईरान के साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, तुर्की के साथ भी भारत को एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट बनानी चाहिए। इजराइल के साथ भारत का टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है ही। इन सबके बीच में भारत एक साइमल्टेनियस मैनेज करना होगा। तो अब आप ये देखिए कि वर्तमान में जो ये एग्रीमेंट हुआ, अगर हम थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस दे दें, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी फिलहाल भारत इसको कोई इंपॉर्टेंस देगा, अगर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दें तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक प्रकार से परीक्षा होगी मिडिल ईस्ट में ये, और यहां पर बैलेंस बनाना होगा भारत को। तो ये स्थिति आएगी। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप लब्बो लुबाब देखें तो मक्का समझौता ये भारत के लिए रिस्क भी है और भारत के लिए अवसर भी है। रिस्क केवल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का गल्फ में स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस बढ़ेगा, वेस्ट एशिया में कंपीटिंग सिक्योरिटी ब्लॉक्स बन रहा है, तो इंडिया की डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इससे अपॉर्चुनिटी भी है। सऊदी अरबिया और इंडिया को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए और ज्यादा फोकस करेगा। ईरान इंडिया कनेक्टिविटी में और तेजी आएगी, चाबहार का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया की इंडिपेंडेंस बैलेंसिंग पावर के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब तब जरूरी है जब यह वास्तव में इस्लामिक नाटो बनने की तरफ जाए।
जिसकी अभी कल्पना करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो ये एक चर्चा मैंने आपसे मक्का एग्रीमेंट में की। अगर आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप ज़रूर चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।